हेलो बेटा, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल वर्मा क्लासेज। बेटा, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। ठीक है बेटा, प्लानिंग का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ बेटा ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैनेजरियल का सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा। और अब से हम जितने भी आगे चैप्टर करेंगे वो सारे अब बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम ये सारे चैप्टर वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है बेटा प्लानिंग और हम प्लानिंग के साथ समझेंगे कि कैसे हम बेटा मैनेजमेंट को करते हैं प्लानिंग के साथ। सर ये कैसे होगा? सर इसका मतलब क्या, हमें बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं कर सकते? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे बेटा और हम वन बाय वन जो है इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर प्लानिंग। ओके, हाँ सर, चलो आइए बेटा। तो सबसे पहली चीज कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए बेटा, प्लानिंग क्या है बेटा, इट इज द वन बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। बेटा प्लानिंग क्या है? आपकी बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। मतलब कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं हो सकता। सर अच्छा, तो बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता? बेटा कभी भी नहीं। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप अपनी बेटा पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको कहीं पे घूमने जाना है या कोई भी आपको काम करना है, तो बेटा वहां पे प्लानिंग सबसे पहले होती है। ठीक है बेटा, जब प्लानिंग होती है ना तो इसमें दो चीजें आती हैं। प्लानिंग में दो चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव या आपका एम, कि भाई आप प्लानिंग किस चीज के लिए कर रहे हो, राइट? आप किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो, सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव। और दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट आता है वो आता है सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। अब आपने कोई ऑब्जेक्टिव बना लिया, तो अब आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, उसको बेटा अचीव करने के लिए जो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप अपने बेटा कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करते हैं, वो आपके आते हैं किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। इट इज क्लियर? हाँ सर, ये तो समझ आ गया। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए बेटा, प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, है ना। कभी ऐसा तो नहीं है कि हम पास्ट की प्लानिंग करते हैं, नहीं, हम हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और इसीलिए बोला गया इट इज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हाट इट व्हाट व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, किससे करवाना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, इन सभी चीजों के बारे में एडवांस में सोचना, इसी को क्या कहा जाता है? प्लानिंग कहा जाता है। इट इज क्लियर? आई होप बेटा मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, मीनिंग आपका हमारा जो है वो क्लियर हो गया। चलिए, तो प्लानिंग का मीनिंग क्लियर है? बिल्कुल सर, प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम बेटा इसके नए टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेटा इसके ऊपर कई बार केस स्टडी आती है ना। कई बार इसकी केस स्टडी आती है, दैट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो सबसे पहला बेटा इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बेटा प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। सर डायरेक्शन कैसे देती है? तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हो तो सबसे पहले सोचते हो, है ना। आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो आप उस चीज के लिए प्लान करते हो ना। हाँ सर, तो जब आप प्लान कर लेते हो तब आप आगे बढ़ते हो, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। यही क्या है? डायरेक्शन। आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव ऑन होना है। तो प्लानिंग क्या करती है बेटा? प्रोवाइड डायरेक्शन करती है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा प्लानिंग आपके रिस्क को कम कर देती है। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ, क्या रिस्क जीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। बेटा रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, बट हाँ आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो आपके प्रमाइसिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पहले से ही प्लान करके चलते हैं तो बेटा आपके नेगेटिव इम्पैक्ट के चांसेस, उसके रिस्क के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं बेटा। और ये किसकी वजह से? प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। जब आप बेटा कोई भी चीजें बेटा प्लान कर लेते हो, जैसे आप अपनी पढ़ाई को प्लान करते हो, तो पढ़ाई प्लान कर लेते हो तो बेटा आप जो है टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। हाँ सर, इनोवेटिव आइडियाज मतलब नए नए आइडियाज। बेटा जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हो
तो जैसे ही आप उसको शुरू कर देते हो तो बेटा वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज अपने आप माइंड में आने लग जाते हैं कि मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आप क्वेश्चंस को भी कई तरीके से करने की कोशिश करते हो। तो बेटा ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट थी बिल गेट्स की भी, कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं हमेशा लेजी पर्सन को है ना काम देने की थिंकिंग रखता हूं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो पर्सन लेजी है वो हर काम को इस तरीके से करने की कोशिश करता है कि ज्यादा एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े और काम भी हो जाए। तो बेटा इसीलिए तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लान जो है वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो बेटा यस बेटा, प्लानिंग जब आप करते हो तो आप एक डिसीजन ले पाते हो। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करते हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बेटा प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सेट करता है। सर ये कैसे? देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने प्लान किया कि मेरे है ना अब की बार मेरे जो एग्जाम होंगे, मान लीजिए आपने यूटी में या प्री बोर्ड में आपने ये डिसाइड किया कि मेरे 80% आने चाहिए। ठीक है, कितने आने चाहिए? 80%। ठीक है, लेकिन आपके आए बेटा 70%। ठीक है, तो आप यहाँ पे थिंक करेंगे कि मेरे 80% क्यों नहीं आए, 70 क्यों आए, मेरे क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे रही, क्या प्रॉब्लम थी, उनको आप क्या करोगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, और फिर दोबारा से तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे कितने परसेंटेज चाहिए, तो बेटा चाहे आपके 40% ही क्यों ना आए, कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो बेटा प्लानिंग क्या करती है, हेल्प करती है बेटा किसके अंदर, बेटा आपके स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सेट करने में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सेट करने में आपकी हेल्प करती है। तो प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बेटा ये क्या थे, ये आपके इंपॉर्टेंट थे। पहला प्रोवाइड डायरेक्शन, दूसरा रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तीसरा रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी, चौथा प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, पांचवा फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, छठा प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इज दैट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट आता है बेटा इसके फीचर्स। फीचर्स का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा सबसे पहली विशेषता हेल्प फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। बेटा प्लानिंग आप किस लिए करते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, प्लानिंग के अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं। वो दो एस्पेक्ट में सबसे पहली चीज क्या थी बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव और एम। तो बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम कर रहे हो। हाँ सर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो बेटा प्लानिंग किस पे फोकस करती है, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। दूसरा आती है बेटा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। है सर इसका क्या मतलब है? बेटा प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, मतलब प्लानिंग से पहले आप कुछ नहीं करते, सबसे पहली ही चीज क्या होती है, प्लानिंग होती है, उसके बाद बाकी सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव बेटा मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। बेटा कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, हर जगह प्लानिंग एप्लीकेबल होता है। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा प्लानिंग जो है ना वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बेटा एक एक्टिविटी खत्म हुई दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म हुई तीसरी स्टार्ट हो जाती है। तो आप हर एक एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट बेटा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। आज आप 12th क्लास में क्या आप ये डिसाइड करेंगे चलो हम 10th के लिए प्लानिंग करते हैं? कौन करेगा बेटा, कोई नहीं करेगा, कोई पागल ही होगा। हाँ सर, तो प्लानिंग हमेशा बेटा फ्यूचर के लिए होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। और नेक्स्ट आता है बेटा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में बेटा आप जो है डिसीजन लेते हैं। जब आप प्लान करते हैं तो बेटा बहुत सारे अल्टरनेट को चूज करते हैं, है ना, सॉरी आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें से आप फिर एक अल्टरनेट जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हो। तो बेटा वो जो सिलेक्ट आपने किया वो आपका क्या है, एक डिसीजन ही तो था। हाँ सर, तो प्लानिंग बेटा इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है बेटा प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। बेटा प्लानिंग जो है ना ऐसा थोड़ी आप बंदूक लेके बॉर्डर पे चले गए, ढाई 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 आपने गोली चला दी और प्लानिंग नहीं। बेटा प्लानिंग हमेशा दिमाग से होती है, तो इसीलिए ये मेंटल एक्सरसाइज कहलाती है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं सर। तो बेटा ये क्या थे आपकी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बेटा जब भी कोई फीचर्स का क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए आपने मैनेजमेंट के फीचर याद किए हाँ सर, तो बेटा मैनेजमेंट में परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस और बेटा आपका ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, ये आपने हर जगह पढ़े। तो अगर आपको किसी चीज का फीचर्स कभी ना आए तो बेटा आप इसमें ये पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर, बढ़िया। नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटेशन। सर
प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन भी है। हाँ बिल्कुल है बेटा। सबसे पहली लिमिटेशन है रिजिडिटी, इट्स लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेटा देखिए, प्लानिंग कौन करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक बार उसने प्लान कर दिया, अब काम उसी के अकॉर्डिंग होगा, आप मिडल और लोअर लेवल उसको चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। वंस प्लान मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन पोजिशन टू चेंज देन, तो बेटा उसको आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो दिस इज रिजिडिटी। बेटा इसके ऊपर भी कई बार केस क्वेश्चन आता है, केस बेस आ जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बेटा जब आप प्लानिंग करते हो, कई बार ऐसा होता है सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगी, एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़े, जो कि आपके हाथ में नहीं होते, ठीक है, अनकंट्रोलेबल होते हैं। हाँ सर, तो बेटा जब आपकी सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहां पे आपकी प्लानिंग भी काम नहीं कर सकती। तो बेटा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। आपने बहुत अच्छी तैयारी की बेटा, आपकी पेपर से पहले तबीयत खराब हो गई, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, क्यों? क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। क्या वो आपके कंट्रोल में है? द आंसर इज नो। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बेटा प्लानिंग जो है उसमें काफी कॉस्ट आती है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। बेटा प्लानिंग करने के लिए काफी इंटेलिजेंट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है। ऐसा ही कोई भी बेटा प्लानिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सब बेटा धुरंधर हो जाते, है ना। तो प्लानिंग के अंदर जो है बेटा, जो है मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत होती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्लान सही से बना पाए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल एक्शन होता है। एक बार प्लानिंग में बेटा आपने काम करना शुरू कर दिया तो रिवर्स करना उसको कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इट्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। बेटा ऐसा भी नहीं होता कि आपने बैठे और प्लानिंग शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता, तो इट्स टेक टाइम, ठीक है। तो प्लानिंग जो है बेटा टाइम मांगती है, ठीक है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है बेटा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग बेटा कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती, ठीक है। वो एश्योरेंस देती है कि अगर आप काम करोगे, जैसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या मैं लिख के दे दूं क्या? नहीं सर, बेटा गारंटी कभी लाइफ की नहीं है। तो बेटा प्लानिंग की क्या होगी? तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बेटा वो गारंटी नहीं देता है। एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। सर ऐसा क्यों? देखिए बेटा, जब आपका टॉप लेवल जो है एक बार प्लानिंग कर दी, तो अब आपको काम उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो प्री डिटरमाइंड प्लान है, तो आपने जो डिसाइड कर लिया एडवांस में, अब आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इट्स मीन इट्स रिड्यूस बेटा क्या? क्रिएटिविटी। अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेटा उस पर क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। देखिए बेटा, इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड प्लान। इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट, ठीक है। मोर ओवर प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, विच लीड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार टॉप लेवल ने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, वो अब किसी की नहीं सुनेगा। अब आप अपने पेरेंट्स से बेटा, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कोई चीज डिसाइड की, अब आप उसमें कहो कि नहीं पापा या मम्मी आप इसको ऐसे कर लो, बेटा जरूरी है कि वो मानेंगे? नहीं, तो आपकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। इट दैट क्लियर? तो बेटा ये कुछ क्या है, ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेटा पक्का पक्का 100% पेपर में क्वेश्चन इसके यहां से बनता है, और वो भी हमेशा केस स्टडी आता है। केस स्टडी आएगा बेटा, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है? प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो किस तरीके से प्लान करते हैं। तो बेटा इसको आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए बेटा, जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं ना कि आप प्लान किस चीज के लिए कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप जो है ना 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में है तो बेटा 12th क्लास के बाद आप क्या करना चाहोगे, तो आप वो चीज डिसाइड करोगे ना, तभी तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे। यस सर। तो बेटा इसी को बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स सपोज करो कि आपका ऑब्जेक्टिव सीए बनना है, तो आप सीए को अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, तो आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव सीए, राइट। हाँ सर, तो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डेवलपिंग प्रेमाइसेस।
डेवलपिंग प्रेमाइसेस बेटा इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे आप कुछ अजम्पशंस लेते हो। क्या लेते हो? यहाँ पे आप कुछ अजम्पशंस लेते हो। अजम्पशंस का मतलब कि सर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास कुछ अदर ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ सर, तो साथ में मान लीजिए आपने बीकॉम या बीबीए का आपने बीबीए आपने सोच लिया, ठीक है। तो बीकॉम बीबीए ये क्या हो गया, ये सर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या और कर सकता हूं, तो दिस इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने प्रेमाइसेस डेवलप कर लिया, हाँ सर अब मैं देखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, सीए। अब ये सीए बेटा आप दो तरीके से कर सकते हो, आप 12th करके भी कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन करके भी जा सकते हो डायरेक्ट एंट्री से, और यहाँ पे आप फाउंडेशन के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। हाँ सर, तो हम ये ऑप्शन के साथ जाएं या ये ऑप्शन के साथ जाएं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएं बेटा, ये सर्च करना ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। के आपके पास क्या क्या अल्टरनेट कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप सीए के अंदर जा सकते हो। अब उसके बाद ये दो ऑप्शन आ गए, अब इसमें से कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें से इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हो बेटा, इवेल्युएट करते हो। इवेल्युएट करते हो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को कि भाई मैं देखूं कि मैं 12th के साथ जाना ज्यादा बेटर रहेगा या ग्रेजुएशन के साथ ज्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करने के बाद आपने देखा कि भाई 12th के साथ ज्यादा ठीक रहेगा, तो बेटा अब आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट 10 अल्टरनेटिव, मतलब आपने, आपके पास ए बी सी डी मान लो 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपने सभी को इवेल्युएट किया और बी ऑप्शन आपको पसंद आया, वो बेस्ट ऑप्शन था, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सर अब सिलेक्ट कर लिया तो अब काम खत्म, द आंसर इज नो बेटा, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। अब आपने सिलेक्टिंग कर लिया ना, अब आप उसको इंप्लीमेंट करो, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई अब आप जो है सीए के, अगर 12th के बाद जाना है तो सीए की प्रिपरेशन करो, फाउंडेशन का एग्जाम दो, इंप्लीमेंटिंग, और उसके बाद सर इंप्लीमेंट करने के बाद तो हम फ्री हो गए, नहीं बेटा, फॉलो अप, फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है बेटा, आप गलत ट्रैक पे चलते रहते हो और आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो फॉलो अप लेना जरूरी है ताकि सही टाइम पे आपको पता चल जाए कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो आप उसको ठीक कर पाए। तो दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। तो बेटा ये क्या होता है, ये आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होता है। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग देखिए बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट वी सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। सेकंड थिंग, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्लान आर मेड ऑन बेसिस ऑफ सम अजम्पशन। बेटा हमारे जो प्लान होते हैं वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस होते हैं। हाँ सर, तो बेटा हमें उन्हीं अजम्पशंस को क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। दो तरीके से ये होता है बेटा, एक इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, कैपिटल, मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा, कि भाई हम किस तरीके से काम करेंगे। और एक्सटर्नल में आता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, कंपटीशन कैसा है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये आपके एनवायरमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपकी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमें अजम्पशन लेना। नेक्स्ट आता है बेटा, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद आपने देखा कि भाई ये ऑप्शन ठीक है, जो उसमें बेस्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं सर, उसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने के बाद आपका प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इट इज क्लियर? तो इस तरीके से बेटा प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, काफी इंपॉर्टेंट है और बेटा ये पेपर में आती है। इट इज क्लियर? हाँ सर। अब नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ प्लान। बेटा ये अनदर इंपॉर्टेंट, बीच में ये बेटा कोर्स में हटा दिया था लेकिन अब दोबारा से ये कोर्स में एड ऑन हो गया है, टाइप्स ऑफ प्लान। बेटा देखिए, जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना तो आप दो तरीके से प्लान करते हैं। एक ऐसे प्लान होते हैं जो बेटा पूरे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक बार ही बनता है। जैसे आप 12th कर रहे हो तो 12th में आपने जो डिसाइड किया कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो बेटा वो कौन से स्कूल से करनी है, उसके बाद कौन से कॉलेज से करनी है, तो बेटा वो आपने 12th के बारे में एक बार सोच लिया कि भाई 12th की पढ़ाई में कैसे करूंगा या करूंगी, तो बेटा वो सिंगल यूज होता है, ठीक है, मतलब एक वन टाइम। और दूसरा होता है बेटा, अब आप 12th के एग्जाम्स के
दौरान बेटा अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाते हो, अलग अलग प्लान्स लगाते हो, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो बेटा वो क्या हो गई स्टैंडिंग सॉरी वो क्या हो गए बेटा स्टैंडिंग प्लान हो गए जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन आपके चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा देखिए सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं। सिंगल यूज प्लान इन बिजनेस रेफर टू डेवलप फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। इट इम्प्लाइज टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रीअकर और रिपीट, ये सिर्फ उसी पे होते हैं जो कि ना तो रीअकर होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। इट इज स्पेशली डिजाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल such plan is developed to meet the need of unique situation की नीड को बेटा कंप्लीट करने के लिए आप बनाते हो। ठीक है बेटा, इसमें दो बातें आती हैं। वैसे आप देखेंगे बेटा तो ये ना तो सिंगल ना स्टैंडिंग कई जगह बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन मैंने बेटा ये ब्रॉडली बेसिस पे कैटेगराइज किया है। बेटा सबसे पहला आपका प्रोग्राम क्या होता है बेटा, ये सिंगल यूज प्लान के अंदर ही आता है, मतलब सिंगल यूज की तरह ही होता है प्लान। बेटा प्रोग्राम आप एक बार बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चीजें बहुत सारी आती है भाई, किस तरीके से आपने बनाया, लेकिन वो बनती तो एक ही है ना, इसीलिए सिंगल यूज होता है। तो बेटा प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर, रूल, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, जब आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन आप बनाते हो उसको बोला जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है बेटा बजट का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपका इसमें मटेरियल लग रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है और अदर रिसोर्स भी हो सकता है, तो बेटा वो बार बार थोड़ी बदलोगे। हाँ सर, तो बेटा बजट क्या है, बजट इज दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड डिटेल अबाउट एस्टिमेट मनी, मटेरियल, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बेटा वेरियस डिपार्टमेंट को काम करने के लिए कितनी बेटा रिसोर्सेज की जरूरत होगी उसके बारे में डिसाइड करना बजट होता है। ठीक है बेटा, बुक्स में आप कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, सिंगल और स्टैंडिंग ये इस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है क्योंकि ये ब्रॉडर सेंस है और ये वन टाइम में ही बनते हैं, बार बार आप इसको जनरली ये चेंज नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं बेटा, इट रेफर टू दैट इज ऑनगोइंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिपीटली परफॉर्म एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्या होते हैं बेटा, जो आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटी दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान, और इसीलिए क्योंकि ये रिपीटेड एक्टिविटी के लिए बनते हैं और इसीलिए बेटा ये क्या कहलाते हैं बेटा, रिपीटेड यूज प्लान भी कहलाते हैं, जिनको क्या है आप रिपीट करते रहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, सबसे पहला आता है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा आपने क्या एम डिसाइड किया है। ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज एंड ऑफ द अचीवमेंट फॉर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। भाई ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज के लिए काम कर रही है वो जो पर्पज का अचीवमेंट है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दे मे बी डिजाइन एज द डिजायर फ्यूचर पोजीशन इन द मैनेजमेंट। ठीक है, कि कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं वो भी आपका इसके अंदर आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव बेटा एक चीज ध्यान रखना, शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। ये ना हो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ले आओ। चांद तारे तोड़ सकते हो क्या, कॉमेडी कर रहे हो, नहीं बेटा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा, इट रेफर्स टू दोज प्लान which an organization prepare to face various situation, threat and opportunity। बेटा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सडनली कोई चीज आ गई, ठीक है, सडनली कोई चीज अकरेंस हो जाती है, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रेटेजी बोला जाता है। स्ट्रेटेजी दो तरीके से होती है बेटा, एक होती है आपकी इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आप बिजनेस के अंदर बनाते हैं, और एक्सटर्नल होता है जो बेटा बाहर, जो एक्सटर्नल सिचुएशन जो आपके आ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं उसको फेस करने के लिए आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी होती है। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट आपका आता है बेटा पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिसी क्या होता है, वो जनरल गाइडलाइन विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग।
एक जनरल गाइडलाइन जो बेटा यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। ये ना हो कि एक बंदा कोई और काम कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, एक पॉलिसी बना दी कि भाई ये आपको इस तरीके से करना है। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एज दे मे बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट, और बेटा ये फ्लेक्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसको चेंज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट सम वर्क और एक्टिविटी। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको पूरा करने का एक स्टेप होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है। ये क्या है? एक स्टेप्स है जो बेटा आप उसको फॉलो करके अपने गोल को अचीव करते हो। तो जब आप उन स्टेप्स को सीक्वेंस वे में बेटा करने लग जाते हो तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? प्रोसीजर बोला जाता है। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस और वे, ये बताते हैं किसी काम को किस तरीके से किया जाता है और हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में, ठीक है। और प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन। तो बेटा कई बार आपने देखा होगा, आप कोई सामान लेते हैं तो उसके अंदर एक बुकलेट मिलती है, उसमें लिखा होता है हर एक चीज के स्टेप्स लिखे होते हैं, तो बेटा वो क्या है? एक प्रोसीजर होता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रूल। रूल्स क्या होते हैं बेटा? रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है that tell what is to be done and what not to be done in specific situation। बेटा देखिए रूल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको स्पेसिफाई करता है। ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, मानना है मतलब मानना है, दैट्स इट। आप स्कूल में लेट हो गए, क्या लेट होते हो तो पनिशमेंट मिलती है? हाँ सर, ये क्या है? रूल है कि स्कूल में लेट नहीं आना, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो। अगर लेट हो रहे हो बेटा छुट्टी मार के घर बैठो, लेकिन ये थोड़ी है कि जब मर्जी हो रहा है तब आ रहे हो। तो बेटा दिस इज रूल। तो रूल क्या है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है बेटा जो कि ये बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। एंड द लास्ट इज मेथड। मेथड क्या है बेटा? मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड वे और मैनर इन विच पर्टिकुलर टास्क इज टू बी परफॉर्म। बेटा किसी भी काम को आप किस तरीके से पूरा करते हो उसी को बोला जाता है मेथड। उसको क्या बोला जाता है बेटा? मेथड बोला जाता है। दे मे बी मैनी वे, they may be many way method of completing a task, but that method way must be selected by which work can be done early at minimum possible cost। ठीक है बेटा, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन बेटा हमें काम के अकॉर्डिंग वो मेथड चूज करना चाहिए जिससे हमारी कम से कम कॉस्ट आए। और बेटा ध्यान रखना मेथड आपके क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, आप कई बार चेंज कर सकते हो। जैसे बेटा जब आप स्टडी करते हो तो पहले आप सोचते हो मैं रीडिंग करके करूंगा, ठीक है, फिर आप सोचते हो नहीं मैं राइटिंग करके करूंगा, ठीक है, फिर आप करते हो कि मैं थोड़ा सा रीड करूंगा फिर राइट करूंगा, ठीक है, और फिर इसको बेटा मेमोराइज करूंगा। तो बेटा ये क्या है? मेथड्स हैं, आप अलग अलग तरीके से बेटा क्या करते हो? चीजों को मगअप करते हो। तो बेटा ये आपके क्या थे? टाइप्स ऑफ प्लान थे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार इसका क्वेश्चन बेटा कम से कम 3 to 6 मार्क में आपका पक्का पक्का पूछा जाएगा। और ध्यान रखना हमेशा केस ही आएगा, केस स्टडी आती है इसकी, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो बेटा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि आपके आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।